सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस वक्त हम बात करेंगे कर्नाटक में आज कैसे चुनाव आयोग ने कर्नाटक को लेकर के तारीखों का ऐलान किया है विधानसभा चुनाव के। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर हम दे दें, क्योंकि लगातार बड़ी खबर का जो दौर है वो चल रहा है। सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी। राहुल और संजय राउत के बीच बैठक, थोड़ी ही देर पहले संसद भवन पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। संसद की सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। साथ में राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी हैं मौजूद। संजय राउत के बीच सोनिया गांधी, राहुल गांधी और संजय राउत के बीच बैठक होगी। और ऐसे में सदस्यता जाने के बाद ये बड़ी खबर है। देखिए, सदस्यता जाने के बाद पहली बार राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरों में राहुल गांधी संसद परिसर में अंदर प्रवेश करते आपको नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी अंदर संसद में जाते आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये खास तस्वीर इसीलिए हो जाती है, आपको जरा समझना होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते शुक्रवार को आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता गुजरात के सूरत कोर्ट में जब फैसला आया उनके खिलाफ, जो ओबीसी के समाज के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके ऊपर सचिवालय के तरफ से उनकी जो सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई संसद के सचिवालय की तरफ से। लेकिन आज ये बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि राहुल गांधी आज पहुंचे हैं संसद परिसर में। और तमाम कैमरे देखिए राहुल गांधी की तरफ, और ऐसे में तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज का दिन बड़ा अहम है। चुनाव आयोग की तरफ से आपने देखा ठीक 11:30 बजे राजीव कुमार चुनाव के मुख्य आयुक्त, उन्होंने घोषणा की कि मई में चुनाव होंगे, नतीजे भी आएंगे। और ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है मई का महीना, अप्रैल का महीना। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो आपको कर्नाटक में जाते हुए नजर आ ही रहे होंगे। और आपको हम बताएंगे कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे आएंगे। कर्नाटक में एक चरण में पूरा का पूरा मतदान कराया जाएगा। निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग हमेशा से उनका लक्ष्य रहता है। वो कह भी रहे थे, आपने सुना होगा राजीव कुमार को, 24 मई से पहले जितने भी चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। राजीव कुमार ने कहा 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से बैठ करके वोट कर पाएंगे। कर्नाटक में 5.22 करोड़ वोटर हैं। चुनाव आयोग कर्नाटक में 9.17 लाख नए वोटर्स भी जोड़ेगा। चुनाव आयोग ने कहा था पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए भी होम वोटिंग की सुविधा की जाएगी। वोटर्स के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, चुनाव आयोग ने ऐलान किया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कर्नाटक की 224 सीटों पर 10 मई को एक चरण में मतदान किया जाएगा। पूरे राज्य में 10 मई को ही मतदान होंगे, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ठीक 11:30 बजे और ये पूरी की पूरी जानकारी दी है। हालांकि आपको बता दें, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में चुनाव के अलावा बाकी के जितने राज्य थे, जिन राज्यों में इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज कल में जो चुनाव आयोग है वो तारीखों का ऐलान करेगा। और ऐसे में आज ठीक सुबह सुबह खबर आई, सूचना मिली कि चुनाव आयोग 11:30 बजे, इलेक्शन कमीशन ठीक 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक में 24 मई को विधानसभा चुनाव का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। यहाँ पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 2024 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडीएस ने 37 सीटें ली थी। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और कर्नाटक में क्या जातीय समीकरण है, आरक्षण का मुद्दा क्या है, सांप्रदायिक मुद्दे क्या हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान हैं जो इस वक्त जुड़ गए हैं। मलिक जावेद नेता कांग्रेस के हमारे साथ आ चुके हैं। केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप दुबे नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आज
चुनाव आयोग के मुख्य जो आयुक्त हैं राजीव कुमार, मुख्य आयुक्त, उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। अगर आपने स्किप कर दिया, आपने नहीं सुना, तो जल्दी से आपको सुनाएंगे। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ने क्या कुछ कहा है, कौन से इंपॉर्टेंट उन बातों को, उन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके साथ साझा किया जो आपके लिए जानना जरूरी है। एक बार सुनिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। For the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो पर चुनाव आयोग के ठीक सामने खड़े। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा, सबसे पहले रुक उनका कर लेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। स्क्रीन पर जल्दी से आप तमाम मेहमानों को देख पाएंगे। रुक कर लेते हैं गौरव मिश्रा का। गौरव मिश्रा, कर्नाटक में चुनाव है और ऐसे में ठीक आप देखिए मई में ही चुनाव, और ठीक मई में ही जो रिजल्ट्स हैं वो भी घोषित कर दिए जाएंगे। 1 महीने का पूरा समय है अप्रैल का चुनावी कैंपेन के लिए, पूरा समय होगा भाजपा के लिए एक बार फिर से थ्रू आउट जो फाइट है वो करने के लिए। गौरव मिश्रा, पार्टी की तैयारी हमेशा से ही खास करके जो पहले से ही चुस्त दुरुस्त रहती है। कोई भी चुनावी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके की तैयारी करके रखती है। लेकिन कर्नाटक चुनाव इसलिए बड़ा जिस तरीके से मिशन 2024 पर सभी पार्टियां लगातार लगी हैं, एक पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है, नया विपक्ष बनाने की तैयारी हो रही है। खास करके उसमें नए नए चेहरे रोज ये दर्शाने की कोशिश की जाती है विपक्ष का बड़ा चेहरा कौन होगा। और ऐसे में कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अब एक बड़ा स्पष्ट मैसेज चला जाएगा, क्योंकि आपने कहा 1 महीने का समय निश्चित तौर पे बचे हुए अब उन दिनों में चाहे कांग्रेस हो चाहे भी भारतीय जनता पार्टी हो। और इसमें देखिए कर्नाटक के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी फिर एंट्री कर रही है, चुनाव जरूर लड़ेगी। इसके अलावा MIM भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो ये कहीं ना कहीं जो सभी पार्टियां हैं पूरी तैयार हो चुकी हैं। लेकिन कर्नाटक चुनाव को अगर हम देखें, इस बार राहुल गांधी की जो सदस्यता वाला मुद्दा है उसको कांग्रेस जरूर इन चुनाव में रखेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, जब भी कर्नाटक दौरे पर गए उन्होंने सबसे बड़ी बात जो वहां पर संदेश देने की कोशिश की राष्ट्र को, वो पहला संदेश ये था। संजय सिंह, आपने ऑलरेडी लिस्ट अनाउंस कर चुके हैं, एक लिस्ट। देखिए, ये कर्नाटक की जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे साथी और हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। आपने कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा। राजनीति की गंदगी साफ करने के लिए एक बार हाथ में झाड़ू लेकर देखिए। हम अच्छे से कर्नाटक को बेहतर मॉडल देकर दिखाएंगे। हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम किया। हम बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देने की बात कर रहे हैं, हम मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में काम करने की बात कर रहे हैं। और हमने किया है, दिल्ली में पंजाब में हमने काम करके दिखाया है। तो आम आदमी पार्टी चाहती है कि एक सरकार ऐसी बने और एक पार्टी ऐसी राजनीति में उसको स्थान मिले जो जनता के लिए काम करना चाहती है, खाली जाति धर्म के नाम पे नहीं। सर, कैस्ट मनी पावर की भी बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको लगता है यहाँ पे जो मनी की और मजल पावर की थोड़ी ज्यादा पावर कह रहे थे गौरव मिश्रा, अगर हमारे साथ जुड़े हुए तो आप अभी आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहे थे गौरव। आप देखिए संजय सिंह को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में हमने चुनाव लड़ा और तमाम वादे किए, पूरे किए और अपनी सरकार बनाई, क्या कर्नाटक में भी हम ये देख पाएंगे? क्या कर्नाटक के लोगों को कन्विंस करना इतना आसान है? क्योंकि सांप्रदायिक मुद्दे आप देखिए, वहाँ सांप्रदायिक झगड़ा इतना बड़ा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक से सीमा विवाद इतना भारी वहां पर झगड़ा है, साथ में वहां पहचान की इतनी बड़ी लड़ाई है। और देखिए जिस है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तरीका और ट्रेंड बड़ा अलग होता है। हमने इस चीज को गुजरात में देखा, हमने हिमाचल में देखा। पहले वो हिमाचल में जाते हैं दमखम के साथ, उसके बाद हिमाचल
के अंदर वो चुप्पी साध देते हैं, वहां पर फिर उनके कार्यकर्ता हो या फिर उनके बड़े नेता हो नहीं दिखाई देते। उनका पूरा फोकस फिर गुजरात पे हो जाता है। और गुजरात में भी हमने उनके तमाम, मैं तो ग्राउंड पे कवर कर रहा था, देख रहा था लगातार जो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी अरविंद केजरीवाल की, राघव चड्ढा जाते थे, संजय सिंह जाते थे, और मनीष सिसोदिया भी गुजरात में जाकर के शिक्षा मॉडल की बात होती थी। और आम आदमी पार्टी शिक्षा मॉडल की बात इसलिए हर जगह करते क्योंकि दिल्ली में उन्होंने उसको एस्टेब्लिश करके दिखाया, और अब वो पंजाब का जिक्र इसलिए करते कि पंजाब में वो जीत गया, उन्होंने उस राज्य को कवर किया, कांग्रेस से छीना उन्होंने। और ये जो संजय सिंह इस बात को कह रहे थे कर्नाटक में, फिलहाल कर्नाटक में कोई तैयारी आम आदमी पार्टी की नहीं दिखाई दे रही है। अभी 1 महीने पहले ही मैं कर्नाटक होके आया था, वहां पर जो हालात है, खास करके आम आदमी पार्टी जिस तरीके का कैंपेन करती है, जिस तरीके की तैयारियां करती है, कर्नाटक के अंदर वो तैयारियां अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी इंटरेस्टेड या कह सकते हैं ज्यादा नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन ओवैसी की जो पार्टी है वो कर्नाटक में इन तैयारियों के साथ, खास करके जो ग्रामीण हिस्से हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स को साधने की जो तैयारी है वो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से हमेशा से की जाती है। वो तैयारियां ओवैसी जरूर कर रहे हैं। रहिए, एक बार बीजेपी के नेता के पास भी हम चलेंगे, उसके बाद फौरन आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। सर, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से रोड शो में नोटों की बारिश की है, क्या इसके बाद से कर्नाटक में एक अलग सा जो एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे थे कि कर्नाटक में है, वो देखने को मिलेगा? जब मैं पिछले बार कर्नाटक गई थी, हैदराबाद, वहां पे भी देखने को मिला था कि ये एक लॉबी है एंटी इनकम्बेंसी जो हावी होगी विधानसभा चुनाव में। इस तरह की हरकत ना, नोट बांटने वाली जो काम हुआ कल, उसके बाद बसवराज मुंबई हावी हो गए। कितना फायदा होगा आपकी पार्टी को? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मार्गदर्शन देता है, हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साहित करता है, और हमारे कार्यकर्ता आज भी हमें नहीं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी है, सब लोग उससे लड़ रहे हैं। और कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो विपक्ष की राजनीति वो ये है कि सारे भ्रष्टाचारी एक होकर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला प्रधानमंत्री है उसके खिलाफ इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, हल्ला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता इससे भली भांति परिचित है। कर्नाटक को स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था और बेहतर दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां देगी। और आगे जो नेतृत्व बनेगा, जो नेतृत्व वहां चुनाव हो रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। लेकिन दुबे जी, बगावती सुर भी वहां दबे पांव दस्तक दे रही है, इस बार शायद बदलाव भी हो। संदीप जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता वंदे मातरम के नाम पे अपना सारा जीवन दे देता है। उसे भारत माँ के जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जो लोग दुखी हैं या नाराज हैं, उनको मान जाएंगे वो लोग, इसलिए भी मान जाएंगे उनके पास हमारे अलावा कोई विकल्प नहीं है। और देखिए, जो लोग अति महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षा पाल के राजनीति में आते हैं, तो वो तो किसी के नहीं है, तो उनके लिए कोई विषय मायने नहीं रखता। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुकेंगे, आप लोग सब बन रही है हमारे साथ। हम सीधे उत्तर प्रदेश चलेंगे। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ कह रहे हैं, जल्दी से फौरन से चलते हैं, उसमें वापस आते हैं। इस भव्य डायलिसिस सेंटर के उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं भरोली गांव के लोगों को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपके कारण दक्षिणांचल में इतना अच्छा केंद्र गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो गया है। यह वास्तव में एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है। पैसा बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन भाइयों बहनों, उस पैसे का यश के लिए उपयोग हो, धर्म के लिए उपयोग हो, और उस पैसे की गर्मी बहुत ज्यादा भी ना हो, यह बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान राम के उस आदर्श को, जिन्होंने लक्ष्मण से कहा था कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है यहां पर इस शिक्षण संकुल और बाबू आनंद सिंह जी के नाम पर बना हुआ ये डायलिसिस सेंटर। व्यक्ति पैसा कमा सकता है, बड़े पदों पर जा सकता है, यश और समृद्धि प्राप्त कर सकता है, लेकिन उस धरती का ऋण कभी वह पूरा नहीं कर सकता जिस धरती पर जन्म लिया है। अगर उस धरती पर कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो सचमुच उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। और मैं इस दृष्टि से
बाबू आर्यन सिंह जी को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने एक दक्षिणांचल के छोटे से गांव में जन्म लिया, अपनी मेहनत से मुंबई गए, मुंबई में उन्होंने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, विपरीत परिस्थितियों में काम किया और विपरीत परिस्थितियों में कार्य करते करते वहां समृद्धि पर भी प्राप्त की, सम्मान भी प्राप्त किया, उत्तर भारतीयों के लिए संगठन भी बनाया। जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। केपी मल्लिक हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, अभी भी बीजेपी के जो नेता हैं उनसे हमारी बातचीत हो गई है। वापस चलेंगे हमारे साथ केपी मल्लिक साहब, आप कैसे देखते हैं कर्नाटक के इस चुनाव को, क्योंकि एकमात्र दुर्ग है बीजेपी का पूरे दक्षिण भारत में और उसी दुर्ग के सहारे पूरे दक्षिण भारत को साधने की कोशिश में है भाजपा। दूसरी तरफ अपने पूरे दक्षिण भारत में एक बार फिर से पैर आजमा रही है कांग्रेस और साथ ही उनको लग रहा है कि एक बार फिर से हम पैठ बना पाएंगे पूरे दक्षिण भारत में कर्नाटक के सहारे। इस पूरे दोनों ही पार्टियों के जो दोनों पार्टियों के बीच जो मार है, उसके बीच में जो राजनीतिक वहां पर मसले हैं, जो लोगों के वहां पर मसले हैं, उनका क्या हो पाएगा, एक बार जरा समझाइएगा केपी मल्लिक जी। देखिए प्रीति, अगर हमें कर्नाटक के चुनाव की बात करनी है, रणनीति की बात करनी है, तो थोड़ा सा हमें गुजरात के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। वहाँ मुख्य दावेदार कांग्रेस और भाजपा था, लेकिन एक परसेप्शन ऐसा आम आदमी पार्टी का बनाया गया कि आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई है ताकि कांग्रेस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए। उसी रणनीति पे कर्नाटक के चुनाव को कराने की कोशिश होगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस वहां पिछले चुनाव में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। हालांकि बाद में कांग्रेस टूटी और कुछ विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास चली गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपना किला बचाना इतना आसान होगा, मुझे इस पे थोड़ा संशय है। उसके लिए आपको देखना होगा कि तमाम पार्टी, वहां पे आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है और वहां पे एक ऐसी पॉकेट भी है जिसमें मायावती भी प्रभावित करती है। वहां पे दलित वोट है, दूसरा लिंगायत वोट है, तो वहां पे तमाम समीकरण है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में आपस में जिन लोगों के टिकट कटेंगे उसमें एक विरोध के सुर भी उठेंगे, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अब भारतीय जनता पार्टी इस सब मामले को कैसे संभालती है ये देखना होगा। दूसरा, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री, अब हर जगह मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि वो बात दूसरी है कि 28 लोकसभा की सीटों में से 25 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता ये भी है कि लोकसभा की सीटें कैसे बरकरार रखी जाए, उसमें भी भाजपा ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे साथ जो संवाददाता है उनसे एक बार मैं इस सवाल पे जवाब लेना चाहूंगी। गौरव मिश्रा, जैसे कि आपने केपी मल्लिक को सुना, हर बार और हर राज्य में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट नहीं मान सकते, चाहे वो कर्नाटक और दक्षिण भारत में। मैंने पहले भी सवाल पूछा था, कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री का चेहरा एकमात्र दुर्ग कर्नाटक और उसके बाद वहाँ पर साधने की कोशिश और प्रधानमंत्री ही चेहरा होगा, इसको कितना मार्केट कर पाएगी बीजेपी? देखिए, हमने कई चुनाव में इस चीज़ को देखा है और हमेशा किसी भी राज्य के चुनाव का ऐलान होता है तो उसमें ये बड़ा विषय निकल करके आता है कि आखिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही, यानी कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ती है। कर्नाटक में भी अगर हम देखें जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लगातार जो सभाएं हुई, रैलियां हुई, इसके अलावा आप देखिए गृह मंत्री भी जाते रहे हैं, तो आप देखिए दोनों के कार्यक्रम को आप समकक्ष रख के देखिए तो लगातार दोनों के कार्यक्रम लगातार राज्य में हुए हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए फेस कोई बहुत मायने नहीं रखता है कि राज्य में वो किसके फेस को लेकर के चुनाव लड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस तरीके से हमने 2014 से इसकी शुरुआत को देखा और 14 के बाद से पूरी ये प्रक्रिया बन गई, चुनाव किसी स्टेट में हो, किसी राज्य में हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लड़ती है। और उसका फीडबैक हमने अभी देखा कि जिस तरीके से आप देखिए नागालैंड की बात करें या फिर नॉर्थ ईस्ट की और जगहों की बात करें, जो चुनाव के नतीजे आए निकल करके, वो भी नतीजे बड़े ठीक ठाक से थे क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज को खुद कहा कि जिस जगह पे उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर मिला है। गुजरात में आप देखिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए अभी हमारे जो पैनलिस्ट थे वो कर रहे थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई जरूर दिखाई गई, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी पहुंचाती है, ये बात सभी को पता है। और जिस तरीके से गुजरात के अंदर रैलियां हुई अरविंद केजरीवाल की, भारी भरकम भीड़ वो भी जुटाते थे, प्रधानमंत्री के रोड शो होते थे, तो ये कह सकते हैं कि जो फेस है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी उनके फेस पे चुनाव लड़ती है। लेकिन कर्नाटक के अंदर इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा अहम रहेगा और उसी मुद्दे को लेकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में चुनाव लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले अमित शाह ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, खास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो बात कही गई, इसमें साफ तौर पर अमित शाह करने वाले जो उनकी सरकार आती है वो 2% करने वाले जो उनकी सरकार आती है वो 2% का आरक्षण की जो बात उत्तर प्रदेश में उन्होंने करके दिखाया, यानी कि हिंदू वोट बैंक को भी साधने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में, वो भी होगी। हिजाब का मामला हमने देखा उठा कर्नाटक के अंदर, तमाम ऐसी चीजें उठी। ठीक है, एक बार कांग्रेस के नेता हमारे पास आती हूँ, मैं आपके पास, बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ आती हूँ मैं आपके पास। मलिक जावेद, नेता कांग्रेस के, डीके शिव कुमार ने जिस तरीके से पैसे लुटाए कल के कैंपेन में, उसके बाद बसवराज मुंबई ने जमकर निशाना साधा है, क्या इस तरह की कैंपेनिंग से आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? साथ ही अब आम आदमी पार्टी भी कर्नाटक में पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। हालांकि देखिए, जीत का दावा तो कर रही है पार्टी, लेकिन नुकसान, जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन वहां जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। आम आदमी पार्टी के कर्नाटक में जाने से, आपने हमारे संवाददाता को भी सुना, वो भी समीकरण बता रहे थे कि जहां जहां आम आदमी पार्टी, गुजरात एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ी और रैलियों में भीड़ आ रही थी, लेकिन वोट कटवा पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी वहां पर उभरी है। बताइए मलिक जावेद। देखिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे 5 दिन पहले ही एक सूची जारी भी कर दी 124 कैंडिडेट्स की, और कर्नाटक चुनाव जो है वो एक बार फिर कांग्रेस जीतने जा रही है। वो इस वजह से जीतने जा रही है क्योंकि कर्नाटक के लोग जो है भ्रष्ट सरकार से बहुत परेशान है। वहां पे 40% कमीशन की सरकार चल रही है। अब जनता जो है मुक्ति चाहती है, और पिछली बार भी कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार बनी थी, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से संविधान की, लोकतंत्र की हत्या करके कर्नाटक का जो रिजल्ट था, मैंडेट था, उस पे इन्होंने कब्जा किया था। तो इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है। मुद्दे आपके जो पत्रकार है उन्होंने भी बताया कि वहां पे भ्रष्टाचार का मुद्दा महत्वपूर्ण है, और ये सरकार जो बोम्मई जी की चल रही है वो केवल भ्रष्टाचार पे चल रही है। 40% का कमीशन लेते हैं, और ये अब वहां का बच्चा जान चुका है कि 40% की सरकार है, इनका जाना तय है। हाँ, भाजपा जो है थोड़ी देर पहले की खबर थी मलिक जी, थोड़ी देर पहले की खबर थी कि कहा जा रहा था कि आपके जो नेता हैं, आपके यानी कि डीके जो हैं, डीके जी, उन्होंने फोन किया, डीके शिवराज जी ने फोन कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को, कह रहे हैं कि बीजेपी के टिकट पर लड़ो और बाद में हमारी पार्टी को समर्थन दे देना। बसवराज मुंबई बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं, हर बार भाजपा के नेता बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है आरएसएस के भाजपा के, वो कह रहे थे महात्मा गांधी की डिग्री फेक है। तो ये तो झूठ का इनका प्रचार है, और इनका 2 ही हथकंडे हैं, एक झूठ और एक प्रचार। तो उसमें उनको महारत हासिल है, हम उनका मानते हैं, वो झूठ और प्रचार में बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन सच्चाई ही जीतेगी, सत्य की जीत होगी अंत में। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि वो डीके जी पे आरोप लगाते हैं, वो पूरा कुछ भी ड्रेल कर लें, लेकिन इस बार वो बचेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार भी गलत तरीके से ही चल रही है और गलत तरीके से इन्होंने मैंडेट का अपमान किया था। इस बार कर्नाटक की जनता छोड़ेगी नहीं। 40%, याद रखिएगा प्रीति जी, 40% कमीशन की सरकार है, ये जाने वाली है। इस बार कर्नाटक की जनता नहीं छोड़ेगी। दुबे जी, आपने मलिक जावेद कांग्रेस के नेता को सुना, इस बार कर्नाटक की जनता नहीं छोड़ेगी, बदलाव चाहिए और किसी भी सूरत में बदलाव होगा, कह रहे हैं। ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि बदलाव तो होना है, क्योंकि कांग्रेस के पास आज नेतृत्व ही नहीं है, नेता नहीं है, और कांग्रेस ये पहले तय नहीं कर पा रहे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस है। आजादी के बाद अब तक कांग्रेस के भ्रष्टाचार की लिस्ट अगर देश को बता दी जाए, तो ये लोग जो भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इनको करना नहीं चाहिए। इन पे तो करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी इस पे आरोप लगाती है। दूसरा, कर्नाटक का भविष्य कर्नाटक का युवा तय करेगा, किसका है वो बता दीजिए।
बाकी 8 करोड़ की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ आपका विधायक का बेटा पकड़ा गया। भविष्य कांग्रेस के लोग नहीं तय करेंगे जो भ्रष्टाचार में डूबे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास दृष्टि है, भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, भारतीय जनता पार्टी के पास यशस्वी नेतृत्व है। इसका मुकाबला कोई कांग्रेस के लिए जनता जान चुकी है। दूसरा, कांग्रेस के लोग पहले तय करें। ठीक है, डिबेट मत कीजिए, अभी डिस्कशन का है, डिबेट मत कीजिए। केपी मलिक जी, भ्रष्टाचार का क्या मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है? एक सेकेंड, जावेद साहब, संदीप दुबे जी। देखिए प्रीति जी, अगर आप देखें कि दोनों सियासी दलों के नेता या प्रवक्ता जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चुनाव में भी दोनों पार्टियों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मिलीजुली सरकारें बनी थी। और अभी नई सरकार है और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो मौजूदा सरकार होती है उसकी तमाम एंटी कॉम्बेंसी होती है, तमाम उसके परिणाम दूसरे आने की संभावनाएं होती है। उसको कैसे मैनेज जो सत्तारूढ़ दल है वो कैसे करेगा, ये सोचने वाली बात है। दूसरा, कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ेगी और आम आदमी पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है। उस बात की तस्दीक आपने भी की है कि वोट कटवा पार्टी साबित हुई है गुजरात में, और वो कर्नाटक में नहीं होगी। इसके क्या मायने? और गुजरात में और कर्नाटक में बहुत भिन्न परिस्थितियां हैं। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट वोट, दूसरे जो गरीब वोटर और आम आदमी पार्टी की भावनाओं में बहने वाले वोटर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस को वो नुकसान करेगी। ऐसे में कांग्रेस कैसे बैलेंस बनाएगी ये भी हमें देखना होगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है कर्नाटक के दुर्ग को भेज जाना। गौरव मिश्रा, जेडीएस कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। देखिए यहाँ पे अभी जो जेडीएस बिल्कुल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन एक किंग मेकर के तौर पे भी वो निकल करके सामने आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो जातिगत चीज़ों को लेकर के बातचीत की जा रही है कर्नाटक के अंदर, आप देखिए कि कर्नाटक के अंदर अगर कांग्रेस की पहली सूची की बात करें, जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, उसमें 24 से 25 जो नाम है वो लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले हैं। और लिंगायत समुदाय वो है जिसकी भागीदारी कर्नाटक के अंदर खास करके अगर मैं बात करूँ 13% है। इसके अलावा वोका लिंगा वोटर्स समुदाय जो है 10% उनकी भागीदारी है। तो एक बड़ा वोट बैंक इनका भी है। और इस बार अमित शाह जब कर्नाटक दौरे पर गए, उन्होंने इनको भी साधने की कोशिश की अपने बातों में। भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पे किसी भी राज्य में चुनाव होता तो पहला मुद्दा भ्रष्टाचार जरूर रहता है, दूसरा डेवलपमेंट की बात की जाती है। लेकिन इस कर्नाटक के अंदर आप देखिए, जब इस तरीके के समुदायों को देख करके भी टिकट वितरित किए जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है अभी ऐसा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जब लिस्ट जारी करेगी, कुछ लोगों के नाम कटेंगे, असंतोष भी नेताओं में देखने को मिलता है, और वो भी उस समय पार्टी बदलने का काम करते हैं और दूसरी पार्टियों में जाते हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो जाती है। लेकिन कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री के दौरे हुए, गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, भ्रष्टाचार की बात वहां पे जरूर हो रही है। और येदियुरप्पा का नाम भी जब आता है तो ये कहा जाता है कि उनके ऊपर भी आरोप लगे थे, अभी भी उनका मामला कोर्ट के अंदर चल रहा, अभी उनको क्लीन चिट नहीं मिला है। लेकिन चूंकि उनका फेस बड़ा फेस है, उस फेस को भी भुनाने की जो कोशिश है वो जरूर की जाएगी इस चुनाव में, और की भी जा रही है। तो निश्चित तौर पर कर्नाटक का चुनाव तमाम मामलों में बड़ा अहम इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया वो जा रही है। आम आदमी पार्टी के जाने से नुकसान किसको है ये बहुत स्पष्ट सबको समझ में आ रहा है। तो ये चीजें जो है वो ग्राउंड पर जब धीरे धीरे बहुत क्लियर इंडिकेशन है। इससे उभरेंगे कैसे? कांग्रेस पार्टी से कैसे उभरेगी, कैसे इससे उभरेंगे? बहुत क्लियर इंडिकेशन है मलिक जावेद जी। बहुत बड़ा नुकसान तो होगा ही होगा। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है, हम तैयारी के साथ लड़ेंगे, चाहे कोई भी ए पार्टी आए, बी पार्टी आए, वोट कटवा पार्टी आए, लेकिन कांग्रेस उभरेगी। ठीक है, आपने पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब रिजल्ट्स आए, आपने गुजरात के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तब वहां पर दिखा नहीं कि कांग्रेस ने एक्चुअली में फाइट किया है। कांग्रेस फाइट करेगी, बिल्कुल करेगी। और आप पार्टी जो है वो मॉडल लेके आई थी शिक्षा का, तो शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य का मॉडल लेके आई थी तो दोनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। तो ये भी झूठ बोलते हैं, ये दूसरा बीजेपी का छोटा रिचार्ज है आप पार्टी, क्योंकि उसका रीजन है। शिक्षा की बात करते हैं, 16,834 पद दिल्ली में खाली पड़े, एक भी नहीं भरा, तो कौन शिक्षा के इन्होंने काम किया? तो ये केवल झूठ और प्रचार पे ही काम कर रहे हैं। और ये आप पार्टी का खास एक रणनीति है, जहां पे कांग्रेस और बीजेपी फाइट में होती है ना, ये वहीं पे चुनाव लड़ती है, यूपी में नहीं लड़ती जहां पे दूसरी पार्टी भी होती है।
तो क्योंकि ये फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी के लिए काम करती है बैक हैंड पे, तो करे, लेकिन लोकतंत्र में सबका स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़े, हम पूरी टक्कर देंगे। हमारी इतनी तैयारी है कि हमने सबसे पहले सूची जारी की। तो दूसरा क्या राहुल गांधी वाला मुद्दा, राहुल गांधी के संसद से उनकी सदस्यता चली गई, क्या ये वाला जो मुद्दा है राहुल गांधी के संसदीय के जाने का जो मुद्दा है, इस बार क्या कांग्रेस के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा कर्नाटक में? ये कहना अभी बहुत जल्दी होगा, बूस्टर करेगा आप नहीं देखिए, करेगा, आप दक्षिण भारत में लीगल बैटल है। हाँ, ये हाँ, पॉलिटिकल के साथ साथ लीगल बैटल भी है। हम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, तो रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हर चीज को चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस आने वाली है। नहीं, चुनावी मुद्दे की बात नहीं, चुनावी आप देखिए ना, दक्षिण भारत के कई ऐसे घर हैं जो पोस्टर बैनर निकाल करके आप कह रहे हैं हमारा घर राहुल गांधी का घर है। इसका मतलब क्या, सपोर्ट कर रहे हैं ना लोग? बिल्कुल करेंगे सपोर्ट, जब अन्याय होगा। यही केपी मलिक जी, यही कह रही हूं मैं, केपी मलिक जी, क्या राहुल गांधी के सांसदीय जाने का, ठीक है, क्या ये मुद्दा एक सिंपैथी वोट के तौर पर कर्नाटक के लोगों को कन्वर्ट कर पाएगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि आप देखिए, आज सुबह से आप देखिए पोस्टर ले लेके बच्चे खड़े लिख रहे हैं हमारा घर राहुल गांधी का घर है। प्रीति देखो, ये सियासी लड़ाई है और दोनों ही पार्टी सियासत करते हैं। कांग्रेस सियासत में पीछे नहीं है, और ये जो जिस तरह के राहुल गांधी के निष्कासन की प्रक्रिया चल रही है, मैं इसको सियासी दांवपेच ही समझता हूं। कांग्रेस अगर चाहती अपर कोर्ट में जा सकती थी और वहां से सदस्यता बहाल हो सकती थी राहुल गांधी की, लेकिन कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सदस्यता बहाल हो। अगर गलती से राहुल गांधी जेल चले जाते हैं या जेल भी नहीं जाते हैं तो बड़ी सिंपैथी कांग्रेस को मिलेगी, इसकी आशा कांग्रेस को है। हालांकि उसके लिए थोड़ा अभी ज्यादा टाइम है, अभी कोर्ट क्या निर्णय देता है। अगर चुनाव से पहले कोई निर्णय आता है तो उस पे वो तो उसी पर डिपेंड करेगा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम बात करें, राहुल की इस जो प्रक्रिया है, इसका फायदा जरूर साउथ में मिलेगा और कर्नाटक में भी इसका फायदा मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, हमारे साथ दुबे जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप कह रहे हैं कि इस बार भी हम कर्नाटक में अपनी सरकार बनाएंगे। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है संदीप जी, लेकिन मैं कह रही हूँ एंटी इनकम्बेंसी, इसको आप भूल नहीं सकते। कर्नाटक के लोगों का गुस्सा, इसको आप भूल नहीं सकते। और दूसरी बात, वहाँ पर जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, आप कई बार अपने पिछले दिनों आपने देखा होगा बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं के बेटों के ऊपर आप देखिए मारपीट और किस तरह के उनके ऊपर आरोप लगे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा है और आजकल डिजिटल का जमाना है। आपको नहीं लगता कि अगर सीटें कम आई तो क्या बीजेपी किस पार्टी के साथ आगे जाने के बारे में सोच सकती है? पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं, सीटें नहीं है कम आएंगी। 5 करोड़ 21 लाख से ऊपर मेघालय में भी यही कहा था आप लोगों ने, मेघालय में भी यही कहा था। अपने सहयोगी पार्टी को खूब गरियाया आपने, बाद में उसी के साथ जाके आप लोगों ने सरकार बना ली। मेघालय में भी यही कहा था आपने, मेघालय में भी यही कहा था आपने। डाल सकता हूँ, कर्नाटक की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है क्योंकि हमने उनका दिल जीता। दूसरी बात, हम कांग्रेस की तरह वैसे वोट लोग दिल जीतने पे नहीं, काम करने पे देते हैं। नहीं करना बैठी है कि भारतीय जनता पार्टी निकम्मी साबित हो तो उनको सत्ता मिले, ये उनकी भूल है और ये होने वाला नहीं है। दूसरा, झूठ बोलने की जो प्रथा कांग्रेस ने विकसित करी है, वो प्रथा आप टीवी वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके वजह से देश की जनता, नौजवान पीढ़ी पूरी कांग्रेस की नौटंकी समझ रही है। तो कांग्रेस के पास न नीति है, न नीयत है और न नेता है। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। कांग्रेस मुद्दा झूठ बोल के कुछ बनाना चाहती है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भला बुरा कहना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जो नीति है, वही उसके लिए गलत साबित होगी। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी देशवासियों का दिल जीता है। डीके शिवराज जी फोन कर रहे हैं, डीके शिवराज जी फोन कर रहे हैं, डीके शिवराज जी फोन कर रहे हैं हमके विधायकों को। बसवराज जी ने कहा है कि हमारे विधायकों को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी के टिकटों पे लड़िए और जीत करके हमारी पार्टी में आ जाइए। आरोप लगाया उन्होंने। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता रहेगा। अब कोई अरे आप लोगों ने आरोप लगाया, विपक्ष कौन है? आप लोगों ने लगाया है। कौन लड़ता है चुनाव? हर पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। झूठ बोलने की आदत है। संदीप जी, मैं कह रहा हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है और राष्ट्र धर्म उसके लिए प्रथम है। कर्नाटक की जनता समझ गई मैं। हमारे साथ संवाददाता भी है गौरव मिश्रा जी। गौरव मिश्रा, 2024 के लिए क्या सेमीफाइनल का काम करेगा कर्नाटक का चुनाव? एकमात्र दुर्ग।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे अगर बात करें कर्नाटक चुनाव 2024 का, ये सेमीफाइनल की ही शुरुआत के तौर पे देखा जाएगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है जो अहम होगी देखने वाली, कि एक तरफ विपक्ष दावा कर रहा है कि वो एक साथ खड़ा है, एक ढर्रे पे खड़ा है। हमने संसद सत्र के दौरान कई बार ऐसा देखा कि हंगामा हुआ, विपक्ष के नेता सड़कों पर दिखे, पूरा विपक्ष सड़कों पर दिखने की कोशिश में, उस विपक्ष में से 2-4 चेहरे अक्सर गायब दिखते थे। तो क्या कर्नाटक में जिस तरीके से ये जो शुरुआत है मिशन 2024 की मैं कहूंगा, इसमें विपक्ष किस तरीके से भूमिका अदा कर पाता है? और देखिए यहां से एक मैसेज अगर विपक्ष देने में सक्षम हो पाता है तो आने वाले दिनों में आप देखिए कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं दिसंबर तक, इसके अलावा राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। तो लगातार जो चुनावों की प्रक्रिया वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। तो ये देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से तैयार है। हालांकि आप देखिए कि एक सबसे बड़ा फैक्टर ये विपक्ष के साथ भी रहेगा। और विपक्ष में मैं कहूंगा राहुल गांधी के फेस पे अक्सर बातचीत होती थी, लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से गई, उसके बाद से इस मुद्दे को भी इस चुनाव में कांग्रेस भुनाएगी। और ये बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कर्नाटक का समीकरण रहा है, वहां लगातार आप देखिए कि 1985 के बाद से सरकारें जरूर वहां पे ये नहीं हुआ कि रिपीट हो जाए, और हमेशा रिपीट जरूर होती रही। 1985 के बाद से कोई अपना दमखम बना करके नहीं रह पाया है। और ये चीज भी हम नहीं कह सकते हैं कि मुकाबला अक्सर त्रिकोणीय देखने को मिलता है। मेजॉरिटी क्लीन एंड क्लियर किसको मिलेगी ये भी देखना बड़ा स्पष्ट होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि उनकी जो लड़ाई है वो भ्रष्टाचार से है, वो युवाओं को रोजगार देंगे। हालांकि ये मुद्दा कर्नाटक में इस बार बहुत ज्यादा निकलेगा, रोजगार को लेकर के ये मुद्दा होगा। डेवलपमेंट भी एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा, खास करके दक्षिण कर्नाटक की बात करें, उत्तर कर्नाटक की बात करें, दोनों जगहों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो बेंगलोर से सटा हुआ 80 जो विधानसभा का पूरा एक क्षेत्र पड़ता है, जो पूरी परिपाटी है वो तो चमकती दमकती नजर आती है, वहां पे सभी सुविधाएं दिखती हैं। लेकिन उसके बाद आप ग्रामीण हिस्सों की तरफ जाइए, जो बाकी की विधानसभा की सीटें हैं वो अभी भी उसी हाल में है। वहां पर लगातार जो आंदोलन है, खास करके जातिगत आंदोलन जिस तरीके से चल रहा, हमने देखा बंजारा समाज का भी आंदोलन है वो अभी लगातार चल रहा है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से फैसले लिए गए, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। एक सवाल और केपी मलिक जी हमारे साथ, मैं बिल्कुल आती हूँ, मैं आपके केपी मलिक जी, आरक्षण का मुद्दा बड़ा अहम हो जाएगा। इस पूरे आरक्षण के मुद्दे को कर्नाटक चुनाव के लिहाज से जरा एक बार समझाइए, कैसे ये आरक्षण का मुद्दा इस बार के कर्नाटक चुनाव पर हावी होगा? देखिए प्रीति जी, अगर आप देखें, कांग्रेस कहती रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आरक्षण देंगे, और कांग्रेस ने कई जगह इस प्रक्रिया को दिया भी है, आरक्षण कई जगह किया भी है, तो इसका फायदा जरूर उनको मिलेगा। और लगातार, जैसे कि आपके संवाददाता ने भी बताया, लगातार आरक्षण पे आंदोलन भी होते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा इस मामले को भुना नहीं पाती है या आरक्षण में पीछे रहती है, तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है। इसमें कांग्रेस का अगर आप देखेंगे, जो बहुत कद्दावर उत्तर भारत में एक जाति जाट जाति है, उसको आरक्षण देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था। हालांकि भाजपा की सरकार आते आते कोर्ट ने वो कैंसिल कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी आपको कर्नाटक और राजस्थान में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मैं दूसरी चीज प्रीति यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम जो कर्नाटक में जिसको भूल रहे हैं, वहां पे एक एचडी देवगौड़ा फैक्टर भी है। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके बेटे जो एचडी कुमार स्वामी हैं, एक पॉकेट ऐसी है जो किसान उनको बहुत लाइक करते हैं, और उनके इस प्रकार के वोटर हैं कि वो थोड़े से नहीं टूटते हैं। तो वो भी एक किंग मेकर की भूमिका में वहां पे आ सकते हैं, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हालांकि बीजेपी तमाम श्याम दाम दंड भेद चुनाव में करेगी और कोशिश करेगी कि भाई कैसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी खाली राहुल गांधी के चेहरे से नहीं बचाया जा सकता। एक सवाल मैं लेना चाहूंगी, नेता बीजेपी के हमारे साथ संदीप दुबे जी, आरक्षण के मुद्दे से बचती हुई नजर आती है कर्नाटक में भाजपा हमेशा से, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी कह रहे हैं। इस मुद्दे से बचकर कितना फायदा होगा बीजेपी को? क्यों ना इसमें डूब करके आप लोग अपनी नैया पार ले जाएं, जैसा कि कांग्रेस करती आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फायदे और नफा नुकसान नहीं देखती है। कांग्रेस के लोग देखते हैं कि जातियों के आधार पे और धर्मों के आधार पे जो अधर्म कांग्रेस ने आजादी के बाद अब तक काटी है और देश को विकास से दूर रखा, उसकी जवाब और प्रधानमंत्री के खिलाफ बुरा बोलने का जवाब कर्नाटक की जनता देगी, जिन्होंने देश के लोगों का दिल जीता। ये लोग उन्हीं को गाली देने का काम करते हैं। ललित मोदी को तय कर देगा कि कांग्रेस के दिन खत्म हो गए। चलिए, हमारे पास समय कम है, छोटा सा जल्दी से
कर्नाटक चुनाव पे बोल दीजिएगा, शुरुआत केपी मलिक जी से जल्दी से, छोटा सा रखिए सर, वन मैं लाइन ये है। कहूंगा प्रीति जी, 40% कमीशन खोर सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। 8 करोड़ भ्रष्टाचारी नेता से पकड़े गए, तो भ्रष्टाचार इनका उजागर है, तथ्यों के साथ है, फैक्ट के साथ है, वीडियो वायरल है। ठीक है, 40% ठीक है जावेद जी, फिनिश। ठीक है। गौरव मिश्रा, क्या कहेंगे कर्नाटक चुनाव में इस बार? फाइनल कमेंट दीजिएगा अपनी तरफ से, एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ये निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि एक सेमीफाइनल मैच होगा, खास करके 2024 के ठीक पहले की एक झांकी होगी कर्नाटक चुनाव, और इसमें बहुत सारे जो फैक्टर हैं विपक्ष के वो भी देखने को मिलेंगे कि कौन एक साथ है, क्या साथ रहने वाले चेहरे एक साथ नजर आते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी आंदोलन देखा था, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विपक्ष द्वारा एकत्रित करने की तैयारी भी की गई थी। तो क्या ये जो चुनाव होगा इसमें विपक्ष एकजुटता अपनी दिखा पाएगा? इसके अलावा आज कांग्रेस का जो सबसे बड़ा फेस है, खास करके राहुल गांधी के फेस पर राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी, जो पूरे देश में ये दिखाने की बताने की कोशिश होती है अपने तरफ से, अब एक तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी पर संशय बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो विपक्ष का चेहरा कौन होगा? क्या कांग्रेस को लेकर सहमति बनेगी? ऐसे तमाम चीजें होंगी जो इस चुनाव के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि आगे के चुनाव जो है फिर बड़े तरीके से लड़ने होंगे। ठीक है, केपी मलिक जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से राहुल गांधी एक ये इंडिविजुअल और डिफरेंट वे में ये चुनाव लड़ेंगे, तो ये उनकी भी अग्नि परीक्षा है। और दूसरा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ा खतरा साबित होगी कर्नाटक में, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, संदीप दुबे जी फाइनल कमेंट दीजिएगा जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग आपकी तो सरकार ही है, तो आप कैसे लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ? बेहतर करने की बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई कुछ कह रहे हैं, जल्दी से रुक कर लेते हैं। अभी 1 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का घोषणा किया गया, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। cutting across all sections of the people have showed a great deal of support. For last 3 months I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory and will get absolute majority, and we take the responsibility of taking Karnataka forward towards new Karnataka, where there will be place for the people who have abilities, poor people where capabilities are to be done, women, youths, all these people will have ample opportunities. तो काफी महत्वपूर्ण बात कर रहे थे बसवराज मुंबई कर्नाटक को लेकर के, कह रहे थे इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, तमाम लोग सबसे सहभागिता की उम्मीद कर रहे थे वहां के मुख्यमंत्री। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपको बता दें, दिल्ली सरकार विधानसभा में विश्वास मत पेश करेगी। बड़ी खबर, दोपहर 2 बजे ये विश्वास मत पेश किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सदन को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ वापस लिया है अब अविश्वास प्रस्ताव। तो आपने देखा कर्नाटक में इस बार क्या कुछ होने वाला है। तमाम मेहमानों से आपने बातचीत की, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर थे, उन्होंने भी आपको समझाया कि कर्नाटक का चुनाव क्यों सेमीफाइनल होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और अब देखना होगा कि मई में 10 तारीख को चुनाव में क्या कुछ होता है कर्नाटक में, और 13 तारीख को नतीजे क्या कुछ आते हैं। नजर बनाए रखिएगा और हम भी नजर बनाए हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।